ठीक है, मैं अगेन उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में भेज देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक आउटलाइन पर लेक्चर नहीं लिया या किस तरह आउटलाइन बनानी है तो वो देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। तो आउटलाइन के बाद जो हम ठीक है नासिर अली, मैं आपको भी भेज देता हूँ क्लास के बाद, तो आपने वो देख लेना है। उसके बाद जो भी आपकी क्यूरीज होंगी आपने मुझे इनबॉक्स करना है। अच्छा देखिए, IMF bailouts roads to stability are recipes for disaster। इस टॉपिक की कुछ समझ आ रही है बच्चों, क्या है किसके बारे में? जी साहब, बताइए किसके बारे में है? इसमें सर ये है कि जो है IMF हमें मतलब बेल आउट पैकेज दे रही है, वो ये कह रहा है कि क्या इससे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी या ये सिर्फ हमें मतलब कर्जों के जाल में फंसा के हमारी इकोनॉमी ठीक है, गुड। हाँ, इसका मेन वही मतलब है, इस अगर ऐसे को आपने टैकल करना हो, ये ऐसे आपके सामने आ जाए तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है कि IMF बेल आउट कैसे दी जाती हैं, कौन सी कंडीशन पर दी जाती हैं, और ओवरऑल इसका एनालिसिस, इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। हाउ ना होगी तभी आप ऐसे लिख पाएंगे ना बच्चों, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए मैं कहता हूँ आप रीडिंग किया करें। जो हम तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम चीजें बता रहे हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, और जहाँ तक हम हो सके हम आइडियाज भी देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स खुद रीडिंग नहीं करते उनका ऐसे पास नहीं होता। मैं अगेन ये हर क्लास में कहता हूँ कि आप इन चीजों के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही होती है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, आप इनके बारे में पढ़ता रहा करें, अपने नॉलेज इंक्रीज करें डे बाई डे। डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई न्यू चीज सीखें, किसी न्यू टॉपिक के बारे में, टर्मिनोलॉजीज के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में जानें। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो इंट्रोडक्शन होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे। देखें, एग्जामिनर के सामने आपका ऐसे आता है, वो आउटलाइन देखता है। सबसे पहले तो वो आउटलाइन से ही जज कर लेता है कि मैंने आया इसको पास करना है कि नहीं करना, क्योंकि आउटलाइन में वो देख लेता है कि आपके पास कितने कुछ आइडियाज हैं, आपकी कितनी कोई अच्छी ग्रामर है, कितना अच्छा फ्रेज लिख लेते हैं, और इस टॉपिक के बारे में आप अभी क्या लिखने जा रहे हैं। वो आउटलाइन से ही 80% 70% जज कर लेता है कि स्टूडेंट्स का कैलिबर क्या है। फिर जो थोड़ी बहुत चीज रह जाती है उसको कि हाँ, उसको लगता है कि बच्चे ने कुछ चीज अच्छी लिखी है, फिर अगेन वो इंट्रोडक्शन पे आता है। इंट्रोडक्शन पे वो सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं, अच्छी सी स्टेटमेंट उसके सामने पड़ी होती है, ये सारी चीजें, तो वो देख लेता है कि इसकी ग्रामर अच्छी है, स्ट्रक्चर ठीक है, कोहेरेंस है, जो चीजें डिमांड है ना एनएसए की, कोहेरेंस होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, ग्रामर ठीक, स्पेलिंग, ये सारी चीजें वो इंट्रोडक्शन से ही जज कर लेते हैं। तो इसलिए ना जो भी टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं या ओवरऑल यूट्यूब पर आपने लेक्चर्स देखे होंगे, तो इंट्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। उसकी वजह यही है कि एग्जामिनर ने आगे तो जाना नहीं है, सबसे पहले वो लेफ्ट साइड पर स्टार्ट करता है। जब वो आउटलाइन देखता है तो उसके बाद फौरन ही उसके आगे सामने इंट्रोडक्शन आ जाता है। जब इंट्रोडक्शन में इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, एरर होंगे, कोहेरेंस नहीं होगी, आपके पास आइडियाज नहीं होंगे, तो किस तरह आप ऐसे पास हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से बता रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा वर्क करना है। इस पर कम से कम आपने 20 से 25 इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? यस सर, तो समझ आई बात? अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखने के हवाले से 2 डिबेट्स हैं, 2 वे से लिखा जा सकता है और दोनों ठीक हैं, गलत नहीं होती, लेकिन ये चीज होती है, एक थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होती है, एक कम होती है, लेकिन ठीक दोनों है। पहला तरीका ये है, बच्चों लिख लें, अभी मैं साथ आज रजिस्टर पर तो नहीं लिख रहा, जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ साथ साथ नोट भी करते रहे। पहला तरीका ये होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि आप अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट से और आगे जर्नल की तरफ लेकर चलते हैं। पहला तरीका ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल। मुझे समझ आ रही है ना? बताता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, ये लिख लें। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है इंट्रोडक्शन लिखने का जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा देखें,
मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो होता है ना स्पेसिफिक टू जनरल, इसमें होता ये है कि जो हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, किन बच्चों ने थीसिस स्टेटमेंट पर क्लास ली है आप में से, और किन की रहती है अभी तक उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट बनानी नहीं सीखी, वो बता दें थोड़ा। नासिर अली आपने नहीं ली होगी, और अभी मैं भी नहीं सर। ठीक है, बिनते शाकिर बट्सियन ने रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो आपने इन दोनों से पहले, इंट्रोडक्शन से पहले दो चीजें होती हैं, थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन बनाना। तो ये इससे पहले के स्टेप्स हैं, ये तीसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन लिखना। अगर आपको वो दोनों नहीं आते तो इंट्रोडक्शन तो लिखा ही नहीं जाएगा। जब आपके पास आइडियाज ही नहीं है, आपके पास आउटलाइन ही नहीं है, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट ही नहीं बनाई, एंड देन हाउ कैन यू राइट एन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको दो स्टेप्स करके आने पड़ते हैं। वो कौन सी हैं? एक थीसिस स्टेटमेंट और दूसरी आउटलाइन। तब जाकर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन इज सेपरेट डिबेट, ये देखिए मैं बता रहा था कि पहला तरीका होता है स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल ये होता है कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है ना, उधर से स्टार्ट कर देते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। फिर आपने जो अपनी आउटलाइन बनाई होती है उसको इस तरह उधर कोहेरेंस होती है ना आपकी आउटलाइन की पॉइंट्स। लेट्स से आपने 10 पॉइंट्स डाले आउटलाइन में, वही पॉइंट्स आपने इधर उन्हीं को पुट करते रहना होता है, एंड पर आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें आप थीसिस स्टेटमेंट शुरू में नहीं लिखते। थीसिस स्टेटमेंट जो आपने बनाई होती है, जो आपका मेन फोकस होता है, मेन क्रक्स होता है, वो आप एंड पर ले जाते हैं। यानी कि आप अपने इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, जनरल बात से स्टार्ट करते हैं, किसी कोटेशन से या टेंशन ग्रैबर कुछ सेंटेंसेस होती हैं, कहीं भी मतलब आप बात स्टार्ट करते हैं और अपने ऐसे की तरफ ले जाते हैं, लिखते 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 चीजों को एक्सप्लेन करते, एंड पर जाकर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि जनरल सी बात आपने स्टार्ट की, उसको आगे फिर नैरो डाउन करता है स्पेसिफिक, एंड पर आपने बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना होता है अपनी थीसिस स्टेटमेंट पर। मुझे समझ आई इस बात की? स्पेसिफिक टू जनरल, ये स्पेसिफिक मतलब होता है लिमिटेड, महदूद, आपका जो मेन फोकस होता है। स्पेसिफिक से मुराद है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। आपने थीसिस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है ना? स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो आपका ऐसे का स्टांस होता है। आपने अपने ऐसे में एक स्टांस लेना होता है कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ, आपने उसको एक सेंटेंस में, टू सेंटेंस में लिखते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि जो मेन बात होती है, जिस तरह एक पैराग्राफ देते हैं उसकी प्रेसी बनाती है, फिर प्रेसी एक टाइटल होता है, इस तरह ऐसे का एक टाइटल होता है, इंटेलिजेंट समरी होती है ऐसे की, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ रही है बात की? थीसिस स्टेटमेंट यानी कि जो मेन आपने बात करनी होती है उसको आप समराइज करके एक सेंटेंस में लिख देते हैं पूरे ऐसे को, उसको क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट। तो स्पेसिफिक मतलब ये है कि आप अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो आपका मेन स्टांस है, उसको एलेबोरेट करते रहते हैं और आगे जर्नल की तरफ लेकर चलते हैं। यानी कि एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके एंड पर आप बहुत ज्यादा जर्नल ले जाते हैं। अभी आ रही है? बता रहा था कि जनरल, तो स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है उधर से स्टार्ट करना है। लेट्स से मैं इसकी बताता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट मैंने कौन सी बनाई थी, ओवरऑल आपको तरीका भी बताता हूँ किस तरह लिखना है, लेकिन पहले चीजें थोड़ा समझ लें। जब मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएंगी। तो आपने करना क्या है कि आपने स्टार्ट ही अपनी थीसिस स्टेटमेंट से करना है और फिर उसी को एक्सप्लेन करते करते जनरल बातें करनी है। लेकिन जो जनरल टू स्पेसिफिक ये होता है कि आपने बात कहीं से शुरू की, स्टोरी बनाकर कहीं जर्नल को स्टार्टर लिए, उसको लिखते लिखते एंड पर जाकर अपनी थीसिस स्टेटमेंट एंड पर देनी होती है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं उसके आखिरी जो 2 या 3 सेंटेंसेस होते हैं उसमें अपनी थीसिस स्टेटमेंट प्लेस करते हैं। तो ये होते हैं स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा, थोड़ा सा बताता हूँ, एक मिनट। जो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करते हैं और जो ज्यादा फिजिबल वे है वो ये है कि आप अपने थीसिस स्टेटमेंट एंड पर रखें। जनरल टू स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। किस तरह? लेट्स से अगर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को पहले दे देते हैं तो फिर आप उसी को एक्सप्लेन करते रहेंगे, वो इंट्रोडक्शन तो नहीं लिखा जाएगा। अगर आप कहीं ऊपर से बात स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करके अपने पॉइंट तक आ जाते हैं, ये ज्यादा अच्छी स्किल है। तो जनरल टू स्पेसिफिक मैंने ये वाला इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, आप देखिए। ये एंड पर थीसिस स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। पहले हमारा टॉपिक है IMF बेल आउट
रोड्स टू स्टेबिलिटी या रेसिपी फॉर डिजास्टर्स, यानी कि जो IMF में बेल आउट्स हम लेते हैं, अभी भी हमने ली है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। तो इस पर आपका क्या स्टांस होगा मारिया? IMF bailouts provide short-term assistance to ailing economies. जो IMF bailouts होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू द एलिंग इकोनॉमी, yet in long term it has या it deteriorates सोशो इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द कंट्रीज। समझ आ रही है बात की? मैंने अपना स्टांस लिया है इस ऐसे में कि ये जो IMF बेलआउट्स होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ी बहुत असिस्टेंस देती हैं इकोनॉमीज को, यानी एलिंग इकोनॉमी जो डिटेरियोरेटेड इकोनॉमी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये अच्छी नहीं होती, ये डिटेरियोरेट्स करती हैं, ये फर्दर चीजों को वर्स करती हैं। समझ आ रही है बात की? कि जो IMF बेल आउट्स हैं, ये मेरा ये स्टांस है, हर इंसान का अपना स्टांस हो सकता है ऐसे के हवाले से, बिकॉज ऐसे इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन होता है। जिस तरह मारिया ने कहा कि हाँ मेरा स्टांस है कि मैंने इस पर बात करनी है, निगेट करना है कि IMF बेल आउट्स जो है ना, ये डिजास्टर्स हैं हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आप अगर ये स्टांस लेती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इसको फिर प्रूफ भी करना है आपने, पूरे ऐसे में 25 वर्ड्स भी लिखने हैं कि किस किस तरह से ये हमारा मतलब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को खराब कर रही है, डिटेरियोरेट कर रही है। अगर आप बैलेंस लेकर चलती हैं, आप थोड़ा सा बताती हैं कि अगर हम डेफिनेटली, अगर आप एक रैशनल होकर देखें तो ये टेम्परेरी तौर पर अगर हमारी हम क्या कहते हैं उसको, हम शॉर्टफॉल में जा रहे हैं या मतलब हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो हम उस वक्त अगर ये मिल जाती है तो ये थोड़ी देर के लिए असिस्टेंट मिल जाती है, तो ये जरूरी भी होती है। लेकिन इन पर डिपेंडेंट हो जाना, अभी हमें मिलती है तो हम 5 साल बाद अगेन ये चीज ठीक नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कभी कभार इस तरह के कोई कंडीशन हालात आते हैं तो इस तरह का लोन ये बेनिफिशियल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इस पर डिपेंडेंट हो जाना थ्रू आउट कैरियर तो दैट इज नॉट सूटेबल। समझ आ रही बात की? तो रैशनल होकर अगर आप देखेंगे तो आप इस तरह का स्टांस लेंगे कि IMF bailouts provide short-term assistance to the ailing economies, yet in long run it deteriorates the socio-economic sector of the underdeveloped countries. समझ आ रही है बच्चों? स्टांस होगा। अच्छा, ये तो था कि एंड पर मतलब मैंने थीसिस स्टेटमेंट पुट की थी तो आपको पढ़ाइए। अभी देखें कि स्टार्ट किधर से करना है इंट्रोडक्शन। मैं आपको रेफर करूंगा और आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने हमेशा जब भी ऐसे आए उसकी कोई रेलेवेंट आपके पास कोटेशन है तो ये इजी होता है कि आप कोटेशन से स्टार्ट करें, बिकॉज कोटेशन तो ऑलरेडी आपने क्रैम की होती है, तो इससे आपका एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खुद इसको कहते हैं अटेंशन ग्रैबर, आपने जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो स्टार्ट में आपने 2 सेंटेंसेस स्टार्टर डालने होते हैं, उनको अटेंशन ग्रैबर कहते हैं। जो अटेंशन कैचर होते हैं वो मतलब एग्जामिनर की अटेंशन को कैच करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस नहीं होने चाहिए, वो अटेंशन ग्रैबर होने चाहिए ताकि एग्जामिनर का दिल करे कि हाँ इसने जो सेंटेंस लिखे आगे ये कोई बात करने जा रहा है। वो जनरल होने चाहिए, डायरेक्ट हिट नहीं करना आपने अपने टॉपिक को। जिस तरह ऊपर आया हुआ था IMF bailouts, roads to stability या recipe for disaster, तो आपने डायरेक्ट हिट नहीं करना कि यस IMF bailouts आर या वो ये डायरेक्ट मतलब स्टांस नहीं। मैंने क्या स्टांस किया देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, इकोनॉमी इज द, क्योंकि इकोनॉमी की बात है ना, डेफिनेटली IMF बेलआउट क्यों लेते हैं, मनी लेते हैं डॉलर, तो इसलिए मैंने इकोनॉमी की बात की है। एक इकोनॉमिस्ट है कार्ल मार्क्स, उसकी मैंने बात स्टार्ट में लिख दी। अकॉर्डिंग टू रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, इकोनॉमी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल अदर फोर्सेस इन द कंट्री। तो ये कोटेशन है, इधर से मैंने स्टार्ट किया। इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। मैंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की। उसने हालांकि पूछा IMF बेलआउट्स का, लेकिन मैंने तो कोई स्टार्ट में IMF बेलआउट्स मेंशन ही नहीं किए हैं। मैंने तो बात ही किधर से स्टार्ट की, कोटेशन से की है, और वो भी इकोनॉमी के रिलेटेड। कि कार्ल मार्क्स फिलोसोफर हुआ करता था, उसने ये बात कही थी कि इकोनॉमी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल अदर फोर्सेस इन द कंट्री। बच्चों समझ आ रही है बात की? होता है इंट्रोडक्शन का, उसको जनरल लिखा करके, इसको कहते हैं स्टार्टर। जो आपने पहले 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन के लिखने होते हैं वो जनरल होते हैं, लेकिन इतने जनरल भी नहीं होने चाहिए कि उनका कोई दूर दूर से ताल्लुक ना हो आप पैसे के साथ। देखिए ना, IMF बेलआउट्स इकोनॉमी के रिलेटेड है, तो मैंने बात इकोनॉमी की ही की है, चाहे मैंने डायरेक्ट हिट नहीं किया। तो आपने इस तरह भी नहीं करना कि आप इधर बात हो रही हो IMF बेलआउट्स की तो आप ऊपर कोई लॉ की बात करने लग पड़े। डेफिनेटली
जनरल बात करनी होती है, लेकिन इस तरह के वो सेंटेंस लिखने होते हैं जो आपको लीड करें मेन ऐसे की तरह, मेन इंट्रोडक्शन की तरह। मतलब आगे आपने डेफिनेटली तीसरा सेंटेंस भी तो लिखना है ना, तो वो जो दो सेंटेंसेस हैं उनसे आगे फिर तीसरा सेंटेंस भी क्रिएट हो, इस तरह के। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोटेशन अगर एलिमेंट आपको आती है, दैट इज गुड एंड दैट इज सूटेबल। अगर आपको मतलब कोटेशन आती है तो सिंपल आप लिख देते हैं, फिर उसी से आगे बात निकाल लेते हैं, ये थोड़ा इजी होता है। अगर आपको खुद से कोई दो पढ़ते हैं अटेंशन ग्रैबर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज क्यों, आपने बात कहीं से स्टार्ट करनी होती है और फिर आपने एंड पर स्पेसिफिक करनी होती है, तो ये थोड़ा सा ये आर्ट है ना, जब ये आर्ट आ जाएगा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सर कहाँ से हम वो सेंटेंस सोचेंगे। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको आईएमएफ बेल आउट्स ये वो चीजें फिलॉसफी थ्योरीज आती होंगी, तो आप चीजें बना लेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको गेम बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट क्या करना है, जनरल से, और जनरल करके आगे थोड़ा थोड़ा फिर स्पेसिफिक करते 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 एंड पर अपनी थीसिस स्टेटमेंट पर आ जाना है। बच्चों क्लियर हुआ? जैसे कि क्लास ले रहे हैं ना, लाइक पहले तो प्रेसी वगैरह था, ऐसे आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, आज ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं है, हमारा ऐसे ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे के आज इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं हम। जी सर। ठीक है, अच्छा बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन के किस तरह आपने जनरल सेंटेंसेस डालने हैं। अटेंशन ग्रैबर के लिए आप कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट भी दे सकते हैं, कोई इस तरह की कोई बात भी लिख सकते हैं जो आपको अपने ऐसे की तरफ ले जाए जो आपने बात करनी है। डेफिनेटली आपने अपने इंट्रोडक्शन में चीजें तो दो ही डिस्कस करनी है ना। मेरी थीसिस स्टेटमेंट यही है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए असिस्ट करती है, लॉन्ग टर्म के लिए या आईएमएफ बेल आउट्स अच्छी नहीं है। मेरा ये स्टांस है ऐसे का, ठीक है। उसमें भी यही पूछा है कि ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं, या इनके दरमियान कोई बीच वाला रास्ता है। तो मैंने बीच वाला रास्ता ढूंढ के बताया कि जो आईएमएफ बेल आउट्स होती हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होती हैं, कभी कभार किसी भी कंट्री को लेनी पड़ सकती हैं वार में, या कोई और रीजन, पेंडेमिक आ जाता है या कोई भी रीजन। लेकिन हम ये ना हो कि हर 5 साल बाद आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े होगा हमें दे, तो दैट इज नॉट फिजिबल। तो मेरा ये स्टांस था। तो डेफिनेटली जर्नल से स्टार्ट कर कर बीच में मैंने अपना स्टांस ही डिस्कस किया होगा, आपके सामने है। लेकिन जो स्टार्ट करना है वो किसी कोटेशन से, किसी जनरल बात से स्टार्ट करना है। बच्चों क्लियर हुआ? अच्छा देखिए, ये मैंने ना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू रिनाउन, अब आपके सामने देखते जाना। अकॉर्डिंग टू रिनाउन इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, इकोनॉमी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल अदर फोर्सेस इन द कंट्री। आगे फिर मैंने इसी से ही बात निकाली, हाउ economic sustainability is prerequisite for the smooth functioning of all other sectors of the state। आगे फिर मैंने थोड़ी इकोनॉमी की उसकी इंपॉर्टेंस बताई। फिर मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए मेरा स्टांस, डेवलपिंग कंट्रीज आर पासिंग थ्रू फेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19 पेंडेमिक। क्योंकि अभी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या म्यांमार है, अफगानिस्तान है, जितनी भी कंट्रीज हैं। तो देखिए आगे मैंने कहा समटाइम्स कंट्रीज आर नॉट एबल, कभी कभार जो कंट्रीज हैं ना वो इस काबिल नहीं होती टू रन द गवर्नमेंटल machinery and they knock at the door of financial institutions। अब मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ कि हम इस तरह बेल, मतलब पहले मैंने बताया कि इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद मैंने बताया कि कभी कभी हालात खराब भी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है आईएमएफ के पास। तो knock at the door of financial institutions such as IMF, World Bank and Asian Development Bank, इनके पास हमें जाना पड़ता है। क्यों? in order to fulfill their socio economic needs, हमें अपनी सोशो इकोनॉमिक नीड्स पूरी करनी होती हैं, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। फिर आगे देखें, such lending money assist the countries for a short term, ये भी कर सकते थे और ये भी लिख सकते हैं such lending money provide short term relief to the underdeveloped countries, जो भी लिखना चाहे ठीक है। इन लॉन्ग टर्म, आगे जो मेरा मेन स्टांस है, मैं अपने स्टांस पर अब आ रहा हूँ। मैंने जनरल बात स्टार्ट की लेकिन अब स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा होता आ रहा हूँ। देखिए इन अ लॉन्ग रन सच कंट्रीज आर डेलेटेरियसली अफेक्टेड फ्रॉम द लैंडिंग मनी एंड लुकिंग एट द टेम्परेरी बेनिफिट्स ऑफ बेल आउट्स। फिर मैंने कहा कि अगर उस पर देखें तो इसके टेम्परेरी बेनिफिट्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इट प्रोटेक्ट्स। अब मैंने जो भी चीजें आगे डिस्कस करनी है वो मैं अब नैरो डाउन अपनी चीजें करता रहा हूँ। जो मैंने आउटलाइन बनाई हुई है ना वही डिस्कस करते जाना है कि किस तरह शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इसके जो नुकसान हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, एंड पर मैं अपनी चीजें स्टेटमेंट दे दूंगा। अच्छा देखें, लुकिंग एट द टेम्परेरी
उधर आइडियाज हैं, तो आपने देखना है कि कौन कौन सा आइडियाज सिमिलर है। अगर 2-3 आउटलाइन सिमिलर है तो उनको एक सेंटेंस में लिखते हैं, अगली 2-3 आउटलाइन को एक सेंटेंस में, इस तरह मतलब वो तो आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है ना, लेकिन वो आइडियाज आपने उनको क्रक्स बनाकर आपने इधर डालते रहना, ठीक हो गया। और इस तरह भी नहीं करना कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन लिख दें कि जितनी आउटलाइन है उनको इधर ही एलैबोरेट करने में, तो वो भी नहीं ठीक है। तो आपने एक अच्छी सी अप्रोच अपनानी है कि उनको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हुए, मतलब उन चीजों को थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हुए, ताकि उसको पता चल जाए एग्जामिनर को कि ये अपने इंट्रोडक्शन में ये बातें लिख रहा है, तो आगे ऐसे में जाकर भी इसने यही बातें करनी है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे में आगे क्या चीज डिस्कस करनी है, वो आपके इंट्रोडक्शन में लिखी होती है पहले, उनको एक एक पॉइंट्स में, दो दो पॉइंट्स में। अब देखें मैं किस तरह मैंने लिखी है, यहाँ तक तो मैंने सारी स्टोरी चलाई है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा कि ये होता है। अब असल बात शुरू मैंने की है, लुकिंग एट द टेम्परेरी बेनिफिट्स ऑफ बेलआउट्स, इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट, देखिए इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट, बोलना थोड़े बहुत जो फायदे हो रहे हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, वही बता रहा हूँ। इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, फर्दर मोर रिस्टोरिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इसके आगे दूसरा मैंने बताया कि, तो दूसरा मैंने कहा फर्दर मोर रिस्टोरिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आगे फिर मैंने कहा मूविंग द कंट्री अवे फ्रॉम द बैंकरप्सी। इसके क्या फायदे हैं शॉर्ट टर्म, देखते रहे, अगर आपको समझ आ रहे हैं ना कि रिस्टोरिंग इन्वेस्टर, जो हम इधर इन्वेस्टमेंट होती है उनका कॉन्फिडेंस वो रिस्टोर होता है। मूविंग द कंट्री अवे फ्रॉम द, अगर हम बैंकरप्ट होने जा रहे हैं तो ये कंट्री को उससे बचाता है। प्रमोटिंग बिजनेस एक्टिविटीज, इससे बिजनेस एक्टिविटी प्रमोट होती है इन एंड फिलिंग द गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और इससे ये भी फायदा होता है और सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिशियल आउटकम्स ऑफ द बेल आउट पैकेज। अब देखिए मैंने 3-4 इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने एक ही सेंटेंस में बता दिए। तो आगे मैंने बताया ऑन द अदर साइड लैंडिंग मनी हैज लेफ्ट सीवियर, फिर मैंने दूसरी साइड पर थोड़े से बेनिफिट्स भी बताए हैं जो मैंने अपने ऐसे में डिस्कस करने हैं कि आईएमएफ बेलआउट्स के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात। अब मैं नुकसानात बताने लगा हूँ। It has brought an extreme inflation in and paucity of public facilities by cutting down expenditures for the development programs. इसका पहला नुकसान ये है कि इससे इन्फ्लेशन होती है और इनकी जो कंडीशन ये होती है कि आपने एक्सपेंडिचर पर स्पेंड नहीं करना, तो उसकी वजह से ये कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। मैं पहले तो बता रहा था कि इसके शॉर्ट टर्म्स फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि किस तरह मैंने एक ही सेंटेंस में बता दिया कि ये चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई कि इसके कौन कौन से नुकसान होते हैं, यानी कि इट हैज ब्रॉट, इसकी वजह से महंगाई होती है, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आईएमएफ ये कंडीशन लगाता है कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी अपने कंट्री में। उसके बाद क्या करते हैं, मोर ओवर बाय गवर्नमेंट को रिलैक्स, जो उनका कंट्रोल होता है ना अपनी चीजों पर, वो रिलैक्स कर देते हैं। अब सारा कंट्रोल, सारी पॉलिसीज आईएमएफ बना रहा होता है, तो ये चीज भी नुकसानदेह है। इट ट्रिगर्स अप द डिवैल्यूएशन क्राइसिस ऑफ द कंट्री, हमारी जो मनी है यानी कि रुपये है वो डिवैल्यू हो जाता है। उसके बाद एडिशनली इट लीड्स टुवर्ड्स द बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब ये कहते हैं कि इंडस्ट्री पर आपने इन्वेस्ट ही नहीं करना, आपने कोई डेवलपमेंट ही नहीं करती, तो ये हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फर्दर पीछे चला जाता है। तो ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इनकी कंडीशन होती है आईएमएफ की वजह से, ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है कि इनके डिसएडवांटेजेस हैं, इनके हार्मफुल रिपरकशंस हैं। और ये चीजें जब मैंने डिस्कस कर ली हैं सारी, उसके बाद एंड पर मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दी है जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है। ऑल तो मैंने कहा आईएमएफ बेलआउट्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू द एनिंग इकोनॉमीज, हाँ ये शॉर्ट टर्म असिस्टेंस तो देती है, येट इन लॉन्ग रन इट डिटेरियोरेट्स द सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। समझ आ रही है बच्चों? थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने कहानी स्टार्ट की एक कोटेशन से, एक जर्नल बात से। कार्ल मार्क्स इकोनॉमी के बारे में ये कहता था, फिर मैंने थोड़ी सी एक सेंटेंस इकोनॉमी को, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। देन मैं अपनी बात की तरफ आया कि कभी कभार इस तरह होता है कि अपनी इकोनॉमी हमारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज की या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, वो बैठ जाती है ड्यू टू सम रीजन, कभी पेंडेमिक आ जाती है, कोई भी रीजन, तो फिर हम मजबूरन जाना पड़ता है आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास या इन चीजों के पास।
फिर वो शॉर्ट टर्म हमें असिस्टेंस भी देते हैं। ये भी अगर एज अ रैशनल आप देखें तो इनकी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मिलती है, हमें फायदे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये चीज ठीक नहीं है। और उसके बाद मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे दी। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका होता है। मैं ये आपको ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दिया है, आप इसको अगेन देख लीजिएगा कि किस तरह कहाँ से बात स्टार्ट की और कहाँ पर आकर मैंने इसको कंक्लूड किया, कहाँ पर आकर मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट पुट की। वो जो समझ आई है ना थीसिस से, ये ठीक है। जो पीएमएस होता है ना 1500 वर्ड्स, उसके हवाले से आप 1.5 पेज का भी लिख ले तो ठीक है, लेकिन 2 पेजेस से ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 पेजेस ठीक है। तो आ जाएगा, वो कहेगा कि इसने इतना इंट्रोडक्शन सारी चीजें इधर एक्सप्लेन, सर इंट्रोडक्शन की लिमिटेशन बता दें कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना डेटा से। हाँ गुड, ये भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर कोई बिगिनर्स हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने कोई स्टैट या इस तरह की चीजें नहीं डालनी होती, ना एविडेंस देनी होती। इंट्रोडक्शन का मतलब सिंपल यही होता है कि आप जो अपने ऐसे में 10, 15, 20 पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, उनको समरी, उनको इंट्रोड्यूस, उनको छोटा छोटा करके लिख देना होता है। लेकिन वो किस तरह आपको पता चलता है कि हमने कौन कौन सी चीजें आगे डिस्कस करनी है, जो आपने अपनी आउटलाइन में बनाई होती हैं, अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट बनाई होती है, वही चीजें आपको अपने इंट्रोडक्शन लिखने में असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। डेफिनेटली जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई होती है वो आपने एंड पर पुट करनी होती है, और आपको पता होता है ये मेरा गोल है, मैंने इस चीज तक आना है। और आप कहीं से भी स्टार्ट करें तो आप अपने गोल पर आ जाते हैं। आप जर्नल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपने जो अपनी आउटलाइन में पॉइंट लिखे होते हैं कोहेरेंस के हवाले से, उसी कोहेरेंस को मद्देनजर रखते हुए उनको समराइज करते रहना है। कभी 3-4 सेंटेंसेस को एक में लिख देना है सेंटेंस में, कभी 2 सेंटेंसेस को कह रहा हूँ आउटलाइन को, कभी 2-3 आउटलाइन को एक में, कभी 4 आउटलाइन को एक सेंटेंस में, कभी आप एक आउटलाइन को एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, कितनी चीजों को बीच में लिख लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादा लेंथी नहीं करना है इंट्रोडक्शन। और इसमें कोई आपने इस तरह की कोटेशन बीच में नहीं डालनी, ना एंड पर कोटेशन। अगर कोटेशन डालनी है तो स्टार्ट में डालनी है। कोई फैक्ट फिगर नहीं डालना इस तरह का, मतलब है जो एविडेंस के लिए सिंपल आपने जो चीजें आगे, ये चीजें होती है एविडेंस, ये चीजें आपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में किसी चीज को सपोर्ट नहीं करना, आपने सिंपल चीजें बतानी है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने ऐसे को। तो इंट्रोड्यूस का मतलब है आप बता रहे हैं कि ये जो चीजें मैं आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूँ, ये चीजें जो इधर मैंने लिखी हैं शॉर्ट करके, ये चीजें आपने डिटेल में एक एक पैराग्राफ पे लिखना है। उधर जाकर अपने स्टैट दें, फैक्ट्स दें, फिगर दें, एविडेंस लिखें, जो कुछ मर्जी आपके माइंड में आता लिखें। लेकिन इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट, सिंपल, शॉर्ट, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन लिखे, जिस तरह एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को बिल्कुल जो उसका टॉपिक था उसकी क्लैरिटी है और उसने उसके रेलेवेंट चीजें लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं करना कि आपने आउटलाइन में वो चीजें पहले डिस्कस की हुई थी कि इसके बेनिफिट्स, इसके हार्मफुल रिपरकशन, और वो आप एंड पर लिखते हैं, बल्कि आपने जो सीक्वेंस, जो कोहेरेंस आउटलाइन में बनाई होनी है, वही सीक्वेंस, वही कोहेरेंस आप अपने ऐसे इंट्रोडक्शन में शो करवाना है। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट होती है, यही कंक्लूडिंग वर्ड होते हैं। मैंने पहले बताया कि ये आपने एंड पर क्यों प्लेस करनी होती है, ये आपका फाइनल स्पेसिफिक स्टांस होता है। आपने जर्नल से आप उससे ना इसको कंपेयर ना करें, जो उसकी टेक्निक होती है ना बैटी पैराग्राफ की, मैं आपको सिखाऊंगा। इससे अगला हमारा स्टार्स तो नहीं होते, ये असल में होता है आपका अपना ओपिनियन, कि आपने जो ऐसे लिखने जा रहे हैं उसमें आपका ओपिनियन क्या है, आपने बात क्या करनी है। मैं आपको बताऊं ना, जिस तरह एक समरी पैसेज होता है उसकी आप प्रेसी बनाते हैं, प्रेसी की टाइटल लिखते हैं ना, इसी तरह मैं कहूंगा कि ऐसे का एक टाइटल होता है, जो ऐसे का टाइटल होता है वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। समझ आ रही है बात की? राइट। हाँ, तो टाइटल एक से ज्यादा तो नहीं लिखते, एक लिखते हैं ना थीसिस स्टेटमेंट, तो ये एक ही होती है। आपका स्टांस एक ही होता है, यानी कि आप ये इतना बड़ा स्टांस है, मैंने आईएमएफ पे रोड्स पर ये स्टांस लिया, तो ये एक ही होगा ना। टू स्टांस किस तरह हो सकते हैं? राइट सर। क्वेश्चन हो नासिर अली, अल्ताफ बलूच, सुफा, आबदा,